अभी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप सभी देख रहे होंगे। और जो नहीं देख रहे हैं, डेली लगाइए पेपर, पूरे लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कहीं ना कहीं ये पेपर रिपीट होते हैं, इसलिए प्लीज़ पूरे पेपर लगाइए। और प्ले लिस्ट में नंबर वाइज पेपर बन चुके हैं, इसी चैनल पर है, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। सोशल साइंस के पेपर, पेडागोजी के एवं हिंदी के तीनों के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो जितने जितने उसमें हैं सारे लगवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के 2011 से 2023 के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर। तो जो नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को शेयर कर दीजिए। जो नए हैं वो लाइक शेयर, जो पुराने हैं लाइक शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। टाइम लगाते हुए जल्दी जल्दी क्लासेस लगा लेते हैं, क्योंकि यही टाइम लगा देंगे तो पूरे क्वेश्चन भी करना है हमें। तो डेली क्लासेस आती है, आप सभी इस चैनल पर डेली क्लासेस देखिए। और 1-2 मिनट के क्वेश्चन देखने से आप पास नहीं हो जाओगे, पूरा पेपर लगाइए आप। पूरा लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर का लगा पा रहे हो, क्या अचीव कर पा रहे हो, कितने मार्क्स ला पा रहे हो। तो उस हिसाब से आपका एक वो बन जाएगा कि हाँ आप इतना कर पा रहे हैं, अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है या करना है, तो उस हिसाब से आप लग जाओगे पढ़ाई में। इसलिए डेली लगाइए, क्योंकि पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। उसी से नॉलेज मिलता है, आधे क्वेश्चन तो वही आ जाते हैं। और क्योंकि इसलिए आ जाते हैं कि घुमा फिरा के देते हैं, बस वही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा तो है नहीं हर साल कोई नए क्वेश्चन बनते होंगे तो उसी के बुक से होंगे, तो उसी से ना, तो सब वही हैं। बस आप डेली लगाइए तो आपको पैटर्न भी समझ आएगा किस प्रकार के आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो जो आराम बाग था ना, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो ये बनाया था आराम बाग, बनवाया था बाबर ने। बाबर मुगल बादशाह ने बनवाया था आराम बाग। ठीक है, आराम बाग यानी डी हमारा राइट आंसर है। फिर है बस 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1916 में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो की थी जीके गोखले, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी और बीजी तिलक। तो राइट आंसर है हमारा किसने की थी? बीजी तिलक ने की थी होम रूल आंदोलन की शुरुआत, जो वर्ष 1916 में हुई थी भारत में। आगे है उद्धोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो बताते हैं कि पुस्तक से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो जलहड़, बिल्हड़, कल्हड़ और कालिदास। तो राइट आंसर है कि जिसमें जो पुस्तक है ना, उसमें कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण है उस पुस्तक में, तो वो है हमारी पुस्तक कल्हड़। कौन सी है? हमारी कल्हड़ पुस्तक है वो। फिर है हमारे आगे क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो राइट आंसर है हमारा कि यह सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी बी हमारा राइट आंसर है। फिर है हमारा कि हमें सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रनाडे। तो पहला है राजा राम मोहन राय, जो कि पहला होगा हमारा राजा राम मोहन राय आर्य समाज। कौन सा होगा? आर्य समाज। पहले हम मिला लेते हैं, फिर हम देखेंगे आंसर। तो पहला राजा राम मोहन राय नहीं, हमारा होगा सर राजा राम मोहन राय होगा ब्रह्म समाज। विवेकानंद, फिर देखते हैं सही भी है या गलत भी है। तो राजा राम मोहन राय होगा ब्रह्म समाज, विवेकानंद होगा हमारा कौन सा? रामकृष्ण मिशन होगा। दयानंद सरस्वती होगा हमारा आर्य समाज। एम.जी. रनाडे होगा प्रार्थना समाज। देखते हैं अब हम क्या है राइट है हमारा, क्योंकि इसमें क्या देखना है, हमारा आंसर इसमें कौन सा मिल रहा है? डी राइट आंसर है, जो कि मिल भी रहा है डी। तो सही है कि राजा राम मोहन राय है
ब्रह्म समाज, विवेकानंद है रामकृष्ण मिशन, और दयानंद सरस्वती है आर्य समाज, और एम.जी. रनाडे है प्रार्थना समाज। इस प्रकार से हमारा डी राइट आंसर है 3142। फिर है हमारा निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो निम्न में से देखते हैं किसको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर। तो राइट आंसर है हमारा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फिर है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था हमारे चंद्रगुप्त शासन के काल में, यानी डी राइट आंसर है हमारा। फिर है पुष्यभूति। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली उद्धोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन। तो राइट है हमारा कौन सा नरवर्धन, जो कि नरवर्धन से पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा यानी नरवर्धन नाम से प्रारंभ होती है। सी आंसर हमारा राइट है। फिर है उद्धोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाढ़ी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो उद्धोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाढ़ी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति। तो राइट है हमारा कौन सा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति ताम्रपाषाढ़ी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। फिर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी उससे पहले जो समस्त उत्तरी भारत था ना वो विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो राइट आंसर है हमारा कि पहले जो उत्तरी भारत विभक्त था, पहले समस्त उत्तरी भारत, तो वो था 16 महाजनपद व गणराज्यों में, समस्त में, इन सब में विभक्त था। तो 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों, बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पवन, भूमिगत जल, हिमनदी, नदी। तो राइट आंसर है हमारा कि बालू टिप्पा के निर्माण के लिए अपर्दन अभिकर्ता कौन सा है। तो पवन से बालू टिप्पा का निर्माण होता है। फिर है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो हम इस प्रकार से हमारी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, एक और आ जाती बीच में बाह्य, मध्य मतलब मध्य और बाह्य। तो इस प्रकार से हमारी सबसे नीचे तो क्षोभी मंडल होती है यहाँ, फिर इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो हमारी पहली है सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, यानी डी राइट आंसर है। फिर है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। तो गोदावरी, गंगा, यमुना, सतलुज। तो राइट है हमारा कि पूर्ववर्ती नदी है सतलुज नदी ही पूर्ववर्ती नदी ही कहलाती है। फिर है पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। तो पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं पापड़ी क्रस्ट, क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। तो पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं स्थल मंडल। हमारी पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं स्थल मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। तो क्यूरोसियो धारा, लेब्राडो धारा, क्यूराइल धारा, कनारी धारा। तो राइट आंसर है हमारा तो क्यूरोसियो धारा सबसे गर्म धारा है। कौन सी क्यूरोसियो धारा सबसे गर्म धारा है हमारी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो सबसे सस्ता साधन है हमारा जल परिवहन। जल परिवहन है हमारा
सबसे सस्ता परिवहन। दोस्तों इस प्रकार से आपको डेली क्लासेस ला रहे हैं। मुझे शायद ही जो कम भी हो रहा है अभी, फिर भी आपके लिए क्लास लाना नहीं छोड़ रहे, डेली क्लास ला रहे हो। आप देखोगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए एग्जाम निकालना है। और प्रीवियस ईयर जितना इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्रीवियस में आपको नॉलेज होता है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हो, आना किस प्रकार के उससे रिलेटेड हो जाता है, तो आपको समझ आ जाता इस प्रकार के आना है। तो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आएंगे, तो वही आप ज़्यादा पढ़ते हो, इसलिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इतना शायद जुकाम को भी है, लेकिन एक साइड रख के आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है सीटेट जनवरी में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी आएंगे और निकल रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर। इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो लगाइए, क्योंकि पूरा लगाओगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने मार्क्स का लगा पा रहे हो। कुछ ज़्यादा नंबर के तो होते नहीं, 60 नंबर की सोशल साइंस होती है, और 30 नंबर 30 के वो होते हैं। तो उसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितने नंबर पर हो। आप 40 पर हो, 30 पर हो, 60 पर हो, कितने नंबर पर हो। अगर आप पूरे लगा पा रहे हो तो कम्प्लीटली आपकी तैयारी फुल है। और अगर उसमें से आप आधे अधूरे, तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए डेली लगाइए प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेली लगाओगे तो रिवीजन भी आपका हो रहा साथ में, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ डेली लगाइए और पूरी वीडियो लगाइए, जिससे आपका रिवीजन हो। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से, महाबलेश्वर से। तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, हमारे कहाँ से? नासिक से। अमरकंटक से तो नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और महाबलेश्वर से शायद कृष्णा निकलती है। और बैतूल से शायद वो निकलती है, कौन सी हमारी? बेतवा शायद। लेकिन नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। तो हमारा राइट आंसर है कि गोदावरी निकलती है नासिक से। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो सुएज नहर जोड़ती है हमारी भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। यानी पहला राइट आंसर है कि सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। फिर निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो देखते हैं ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां कौन सी है। तो बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्तर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो राइट हमारा है कौन सा? बी है केवल शांत एवं स्तर वायु। शांत एवं स्तर वायु से ही ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां होती हैं। तो यानी बी हमारा केवल बी राइट है। फिर है मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार है। तो प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार। तो राइट है हमारा कि मेघालय का पठार विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार। यानी पहला हमारा राइट आंसर है इसका। फिर है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर BN राव, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K सुब्बा राव। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था डॉक्टर BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर BN राव था। कौन था? डॉक्टर BN राव थे। फिर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो राइट आंसर है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति हमारा राइट आंसर है। फिर है संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1979 में, 1977 में, 1978 में, 1976 में। तो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। तो राइट आंसर हमारा डी है, 1976 में जोड़े गए मूल संविधान। फिर है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1987 वर्ष 1961, वर्ष 1972, वर्ष 1959।
तो राइट है हमारा कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन वर्ष 1959 को हुआ। कब? वर्ष 1959 को हुआ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? कौन सा संविधान के 73वें संशोधन के सम्मिलित है, संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत। तो हमारा राइट है ए, बी, सी, ना कि डी। तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, यानी हमारा राइट आंसर माना जाएगा डी, ए, बी, सी, डी छोड़कर। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो स्थानीय निकायों को, राज्य तथा केंद्र को, राज्य को, केंद्र को। तो राइट है हमारा कि जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र को, केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, यानी सी हमारा राइट आंसर है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो जब नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो राइट है फ्रांस की यात्रा पर गए थे तब। तो बी है हमारा राइट आंसर है। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, 33, 31, 30। तो राइट है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितनी है? हमारी 34। फिर है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो दिसंबर 2015, दिसंबर 2014, नवंबर 2015, नवंबर 2014। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ हमारा कब? तो वो हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी का तो नवंबर 2014 में। कब? नवंबर 2014, यानी डी आंसर हमारा राइट है। फिर है कर लें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है वो है 12वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में। तो राइट है हमारा कौन सा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। फिर संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। तो राइट है हमारा कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण। तो फिर निम्नलिखित में से विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सेकना, तलना, उबालना, भूनना। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम जो विधि है वो होती है उबालना। उबालते हैं हम हर चीज़ को सबसे ज़्यादा। फिर ट्रिप्सन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। तो ये ट्रिप्सन एंजाइम तो ये प्रोटीन के पाचन में क्रिया में सहायक होता है। तो ये डी हमारा राइट आंसर है। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम तो बेल्सियस, टाइफोसस, विब्रियो कॉलेरी, बेरियोला वायरस, फिर एंटाबीमा हिस्टोलिटिका। तो राइट हमारा पहला डी है, यानी बेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का नाम है बेरियोला वायरस। तो डी राइट आंसर है हमारा। फिर है शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शेफर विधि का प्रयोग टांग की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा, बेहोशी आने पर। टांग की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा, बेहोशी आने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर। तो शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। तो शेफर विधि का प्रयोग
रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। फिर है समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, फिर है ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो ये समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम की गई है ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट, यानी पी हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है कछुआ, मगर, डॉल्फिन, गेंगेटिका, घड़ियाल। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है डॉल्फिन, गेंगेटिका को। फिर है हमारा किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1980, वर्ष 1986, वर्ष 1990, वर्ष 1988। तो पहला है हमारा, तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980, वर्ष 1980 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। तो राइट है हमारा कि हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है नाइट्रोजन। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो जैविक खाद, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना, फसल चक्र। तो राइट है हमारा कीटनाशक रसायन। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, कीटनाशक रसायन, यानी सी आंसर राइट है। फिर है अरहर की संकर किस में है? आहार, UPAS 120, फिर है IPH, ICPH 8, IPL 87। तो बी हमारा राइट आंसर है कि अरहर की संकर किस्म है। अरहर की संकर किस्म है ICPH 8। फिर है निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट है मध्य प्रदेश। सोयाबीन राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। फिर है ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं किचन गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग। फिर है आगे किचन गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग, ट्रंक गार्डनिंग। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहा जाता है वेजिटेबल फोर्सिंग। कौन सा? वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। फिर मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.66 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है क्यूब। फिर 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.56 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट है हमारा सी आंसर। सी राइट है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है सी। निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो वर्गाकार, एकांतर, समोच्च, षटभुजाकार, यानी षटभुजाकार ही है ये। तो राइट है समोच्च। जो बाग लगाने की विधि कौन सी, किस विधि मतलब विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो समोच्च क्षेत्र में, यानी बी हमारा राइट है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो शटल में धागा अटक जाने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, बेल्ट बहुत ढीली होने पर, तेल की कमी तथा सफाई ना होने पर। तो राइट है हमारा कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो तेल की कमी तथा सफाई ना होने पर। राइट है हमारा डी। फिर है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो
तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, एनीमिया, रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी सी हमारा राइट आंसर है। इससे हमारा वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से रोग हो जाता है। फिर है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व है लिपोप्रोटीन, ग्लोबिन, हीम। तो राइट है हमारा ग्लोबिन नामक तत्व है इसमें। फिर है हमारा आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो आजकल यूरोप और भारत में उस जर्मन यानी हार्वर्ड, मॉन्टेसरी, डाल्टन, फ्रोवेल। तो जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है यानी फ्रोवेल की प्रचलित है पाठ्य योजना पद्धति। फिर है सॉरी दोस्तों बीच में रुक गई। योजना विधि आधारित है करके सीखने पर, देखने पर, इनमें से कोई नहीं, सुनने पर। तो योजना विधि आधारित होती है, इनमें से कोई नहीं है, देखने पर, ना करके सीखने, ना सुनने। तो हमारा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं यानी डी। फिर है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 15, 14, 12, 16। तो पंचम सवारी ताल में मात्राएं होती हैं 15 यानी 15 होती हैं यानी 15। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता है अरविंद घोष, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी बी हमारा राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो रात्रि, सायंकाल, दोपहर, प्रातःकाल। तो राग भैरव का गायन है प्रातःकाल। राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल को। डी हमारा राइट है। फिर है सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन CM का अनुपात होता है। C/M का अनुपात होता है। क्या होता है? 20:1, 10:1 और 15:5 यानी 15:5। तो राइट है हमारा 15:1। तो बी हमारा राइट आंसर ये अनुपात होता है। फिर विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं मृदा समूह, मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा समुच्चयता। तो राइट है हमारा मृदा कणाकार। मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं यानी बी हमारा राइट है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो एवरग्रीन, अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टियस, फॉरएवर हायर और एवर ऑन वर्ड। तो राइट है हमारा अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टियस। तो बी हमारा राइट है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यही होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो दारा सिंह, पुलेला गोपीचंद, विशेष भृगुवंशी, प्रदीप खालको। इस प्रकार से नाम रखते थे पहले के लोग के, बोलने में भी अजीब लगते, पता नहीं क्या क्या रख देते थे। तो कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो पुलेला गोपीचंद यानी बी हमारा राइट है। फिर है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 10, 8, 4, 5। तो मनोरंजन होते हैं हमारे पाँच प्रकार के होते हैं हमारे मनोरंजन होते हैं 5 प्रकार के। ऐसे भी नाम है, इतने कठिन नाम है, बोलने में भी नहीं पूरे बोल पाते कोई भी। जरूरी नहीं कोई बोल भी लेता है लेकिन उसको थोड़ा धीरे धीरे, तो जल्दी नहीं बोल पाते हैं। ऐसे इस प्रकार से नाम रखते थे पहले के लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? चक्रासन, वज्रासन, ताड़ासन, सुखासन। तो राइट है हमारा सुखासन आसन। कौन सा? सुखासन आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। फिर है अंतिम एवं लास्ट यानी हमारे 60वां क्वेश्चन, अंतिम और लास्ट और 60वां। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया मणिपुर में। मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय प्रथम खोला गया था। कहाँ? मणिपुर में। तो राइट है हमारा पहला, यानी ये राइट है। इस प्रकार से हमारी क्लास होती है संपूर्ण, यानी 30 ही मिनट की क्लास थी, आधे घंटे की, ज़्यादा नहीं थी। इसलिए डेली प्लीज़ पूरी क्लास लगाइए, ज़्यादा क्वेश्चन की नहीं होती है। और अपने कंप्लीट क्वेश्चन का देखिए कि आप कितने अंक ला पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके ही लिए है, बहुत ज़्यादा। तो 2011-2023 के संपूर्ण पेपर लगाए जा रहे हैं और सभी लगाइए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिसको ज़रूरी है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि उसका भी काम बन जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर वीडियो।